मैं कहता हूं कि आप अंधे हो, आप अंधे नहीं हो, नहीं हो तो जाकर के पलंग के नीचे से कोई वस्तु बिना लाइट के कोई वस्तु खोज के लेके आ जाओ। नहीं खोज सकते ना, क्यों? यह घटना साबित करता है कि बिना प्रकाश के या बिना हम टॉर्च या बिना लाइट जलाए हम किसी वस्तु को नहीं खोज सकते। इसका मतलब कि बिना प्रकाश के हम अंधे हैं, हम कोई वस्तु को देख नहीं सकते बिना प्रकाश के। प्रकाश, इसका एक डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं कि प्रकाश वह माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, या प्रकाश वह भौतिक कारण है। भौतिक कारण है, जब बाहर से लगता है तो उसे भौतिक बोलते हैं, फिजिकल बोलते हैं। तो वह भौतिक कारण है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, स्टडी 99 के क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, और कि जिससे कि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो है, छोटे बच्चों से लेकर के और बड़े तैयारी करने तक, क्लास 10th का 9th का जितना भी है, सारी वीडियो आपको मिलता रहे। और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलेंगे, जिससे कि हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज आते हैं आप टॉपिक पे। आज पढ़ाऊंगा मैं क्लास 10th का प्रकाश चैप्टर, जिसमें प्रकाश क्या है, प्रकाश ऊर्जा है या क्या है, कौन कौन सी वस्तुएं जो होती हैं वो प्रकाश उत्सर्जित करती है। तो इस तरह से आपको दर्पण तक मैं पढ़ाऊंगा आज। ठीक है, चलिए तैयार हैं आप? बिल्कुल, आइए। प्रकाश वह माध्यम है जिससे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, निर्वात में, निर्वात का मतलब होता है बिना हवा का, निर्वात। वात मीन्स हवा, नी मीन्स नहीं। बिना हवा में, विदाउट एयर, प्रकाश की चाल जो होती है वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। यह लगभग प्रतियोगी एग्जामों में, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी आप तैयारी करते हैं तो उसमें जरूर पूछता है कि प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो कितना लिखेंगे? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये देख रहे हैं ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश एक ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे है? तो इसको साबित करने के लिए मैं 2 एग्जाम्पल दे रहा हूं। पहला कि आपके घरों में जो तार लगा हुआ है, तार में विद्युत धारा जब प्रवाहित होती है तभी जाकर के बल्ब आपका जलता है। इसका मतलब कि विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। दूसरा एग्जाम्पल कि जब हम जाते हैं फोटो खिंचवाने, तो जब फोटो खींचने वाला या हम अपने वीडियो से मोबाइल से वीडियो आपका फोटो खींचते हैं तो उसमें क्लिक करने पर प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, तभी हमारा फोटो मिलता है। तो यह प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदल जाता है। कोई दिक्कत? 2 मैंने बताया एग्जाम्पल। तीसरा, अब प्रकाश किरणों का समूह होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है वह सीधी रेखा में गमन करती है। आप देखेंगे प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, जिसे किरण कहते हैं, जिसे किरण कहते हैं। आपने मैथ में पढ़ा होगा क्लास 10th, 9th, 10th, 8 से लेकर के 6 से लेकर के 10th के बीच में कि किरण किसे कहते हैं। जो वैसी रेखा जो एक तरफ बढ़ाई जाए उसे किरण कहते हैं, या जिसका एक अंत बिंदु होता है। तो प्रकाश भी एक बिंदु एक स्रोत से निकल करके और आगे की तरफ बढ़ता है, इसीलिए उसे किरण कहते हैं। अब चलते हैं किरणों का समूह। प्रकाश जो होता है वह किरणों का समूह होता है, और किरणों के समूह को क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश पुंज बोलते हैं। यहां देख रहे हैं किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। याद करते जाएंगे आप, बिल्कुल, और मुस्कुराते हुए याद करते जाएंगे, जिससे कि आपका दिमाग में अच्छे से घुसता जाए। अब ये किरण पुंज जो होते हैं ये 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के होते हैं। पहला होता है कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब होता है अभिसारी। जब बहुत सारी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिल जाती है तो उसे कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट कहते हैं। अभिसारी की
किरण पुंज बोलते हैं। प्रकाश का समूह जो एक आकर एक बिंदु पर मिले उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। दूसरा होता है अपसारी किरण पुंज। जब एक बिंदु से निकलकर एक जगह से निकलकर और प्रकाश की किरणें फैल जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। डाइवर्जिंग, उसे इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट। आपको प्रकाश पुंज मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 3 तरह के होते हैं। अभिसारी किरण पुंज जो कि बहुत सारा प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पर मिल जाती है। दूसरा अपसारी, एक बिंदु से या एक स्रोत से निकलकर और चारों तरफ फैल जाती है, उसे क्या बोलते हैं? अपसारी किरण पुंज। तीसरा होता है समानांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। यहाँ देखेंगे तीसरा समानांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरण एक स्रोत से निकलने के बाद वह समानांतर एक दूसरे से समानांतर चली जाती है तो उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। वैसी किरण पुंज जो समानांतर जाती है उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है? चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं वस्तुएं। वस्तुएं 2 तरह की होती है। प्रकाश उत्सर्जन के माध्यम से देखा जाए तो 2 तरह की वस्तुएं होती है। एक जो प्रकाश उत्सर्जित करती है जिससे प्रकाश मिलता है, दूसरा जिससे हमें प्रकाश नहीं मिलता है, जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है। यह 2 तरह की होती है। तो चलिए इसको देखते हैं अब इसे क्या क्या कहते हैं। आइए, अब वस्तुओं को 2 तरह से प्रकाश उत्सर्जन के मामले में 2 तरह का होता है। 2 तरह की होती हैं वस्तुएं। एक पहला आत्मदीप्त जो प्रकाश उत्सर्जन करती है और दूसरी होती है जिससे कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता। आत्मदीप्त सेल्फ ल्यूमिनस, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं सेल्फ ल्यूमिनस। वह पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या बोलते हैं? आत्मदीप्त। ठीक है, जैसे सूर्य, तारे, दीपक, बल्ब इत्यादि। समझ में आई बात? दूसरा, वैसे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते उसे अदीप्त बोलते हैं, नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? नॉन ल्यूमिनस बोलते हैं। जैसे बेंच, ईंट, पत्थर, कुर्सी, टेबल, ये सब इत्यादि, ये सब क्या है? ये सब नॉन ल्यूमिनस है। ठीक है, चलिए इसके बाद अब वस्तु, वैसी वस्तु जिससे होकर के प्रकाश पार करता है कि नहीं। बहुत सारी वस्तुओं से होकर के प्रकाश पार कर जाता है, बहुत सारे से पार नहीं कर पाता है, कि बहुत सारे से थोड़ा बहुत पार करता है। ठीक है, तो ये 3 तरह की कैटेगरी है इसकी। पहला, वैसे पदार्थ पारदर्शी कहलाते हैं। पारदर्शी जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें पार कर जाती है, पूर्ण रूप से पार कर जाती है, उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। वैसे पदार्थ को ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कांच, पानी, शीशा है, हवा है। ठीक है, इससे क्या होता है? प्रकाश पूरी की पूरी पार कर जाती है, इसीलिए इसे ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। या आपने देखा होगा कि सफेद वाली जो बाल्टी आती है, बकेट, उससे भी प्रकाश पार कर जाता है। या हम लोग जो यूज एंड थ्रो गिलास भी यूज करते हैं, बहुत सारा जो होता है जिसमें कि पानी आर पार दिखाई देता है, तो वो क्या कहलाता है? ट्रांसपेरेंट कहलाता है। दूसरा, अपारदर्शी, ओपेक। ओपेक जिसे बोलते हैं इंग्लिश में ओपेक बोलते हैं। अपारदर्शी जिससे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं पार करता उसे अपारदर्शी कहलाता है। जैसे बेंच है हमारा, श्यामपट, ये व्हाइट बोर्ड है, इससे भी प्रकाश पार नहीं कर पाता। इसका एग्जाम्पल है बेंच, कुर्सी, टेबल, पत्थर, ईंट, ये सब क्या है? अपारदर्शी है, जिससे वस्तु, जिससे होकर प्रकाश पार नहीं करता। तीसरा होता है ट्रांसलूसेंट, अपारभासी जिसे ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। पारभासी जिसे ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। वैसा पदार्थ जिससे होकर प्रकाश की किरणें बहुत कम मात्रा में पार कर पाती है, पार करती है लेकिन बहुत कम मात्रा में। जैसे हम लोग क्या करते हैं, पेज ले लीजिए कॉपी का, इसमें से कॉपी का पेज लेकर के और थोड़ा सा सिर में से तेल लगा लीजिए
उसको देखिएगा, वो अपारदर्शी है, किताब का पेज ये अपारदर्शी है, लेकिन जैसे ही हल्का सा तेल हम घिस लेते हैं तो क्या हो जाता है, वो उससे हल्का हल्का दिखाई देने लगता है। इसका मतलब वो पारभासी हो गया, उससे हल्की हल्की रोशनी दिखाई देने लगती है। आपका शीशा दर्पण जो है ये क्या होता है, प्रकाश पूरा पार करता है, लेकिन जब वो घिस जाता है तो उससे क्या होता है, हल्की हल्की पार करती है, वो अपारदर्शी कहलाता, पारभासी कहलाता है, ट्रांसलूसेंट कहलाता है। समझ में आ रही है बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये ऐसे वीडियो आपको छोड़ दे रहा हूं, आप इसका पूरी तरह से डेफिनेशन रोक करके, वीडियो को रोक करके आप इसका पूरी तरह से लिख लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लिख लेंगे, ठीक है, और रिमेंबर कर जाएंगे। 2-4 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। याद करने की जरूरत, आप लिख करके याद करने की कोई विशेष जरूरत नहीं है, आप सुन करके भी याद कर जाएंगे, वीडियो को आप देख देख करके भी याद कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, छाया, शैडो। अब शैडो, जब प्रकाश के गमन के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वहां पर क्या बनता है, छाया बनता है। जैसे हम लोग अपारदर्शी हो गए, हमसे प्रकाश पार नहीं कर पाता, तो क्या होता है, एक तरफ से जिधर से प्रकाश आता है उधर हम खड़े हो जाते हैं, तो हमारी छाया दूसरे साइड में, हमारे प्रकाश के विपरीत साइड में छाया बन जाती है, काली छाया बनती है, ठीक है, सफेद छाया नहीं बनती, काली छाया बनती है। तो ये क्या कहलाता है, छाया, ठीक है, समझ में आई बात। इसके बाद प्रकाशीय माध्यम, ऑप्टिकल मीडियम। प्रकाशीय माध्यम दो तरह का होता है। प्रकाशीय माध्यम, पहले प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, प्रकाशीय माध्यम जिससे होकर, अब प्रकाशीय माध्यम किसे कहते हैं, वह क्षेत्र जिससे होकर के प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, प्रकाश गुजरता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। यह दो तरह का होता है, होमोजीनियस, समांगी प्रकाश का माध्यम। कौन कौन सा है जी, समांगी, लिख लेंगे, समांगी प्रकाश का माध्यम वैसा माध्यम जिससे, जो जिसका गुण और बनावट एक जैसा, उसे होमोजीनियस कहते हैं। जिसका गुण और बनावट एक जैसा हो उसे होमोजीनियस कहते हैं। वह माध्यम, प्रकाशीय माध्यम क्या कहलाता है, समांगी माध्यम कहलाता है। जैसे हवा, बिल्कुल हवा में हो प्रकाश गुजरता है तो वो समांगी कहलाएगा, बिल्कुल पानी में गुजरे तो वो समांगी कहलाएगा, ताप में गुजरे तब भी वो समांगी कहलाएगा। इसके बाद विषमांगी, दूसरा होता है विषमांगी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं हेट्रोजीनियस। क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस वैसा माध्यम जिसका गुण और बनावट एक जैसा न हो, जिसका गुण और बनावट एक जैसा न हो उसे विषमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे हवा में प्रकाश गुजरता है लेकिन तब तक धूलकण आ गया तो वो क्या हो गया, विषमांगी हो गया, वहां पर उसका माध्यम चेंज हो गया, डेंसो हो गया वहां पर। फिर जैसे धूल उड़ रही हो या धुआं उड़ रहा हो, फॉग ही फॉग हो, तो वहां से जब प्रकाश गुजरती है हवा से आती है और आकर के और धूल में उसमें धुएं में आती है तो वहां पर क्या होता है, उसका माध्यम चेंज हो जाता है, डेंस हो जाता है, घना हो जाता है, तो वो क्या कहलाता है, विषमांगी कहलाता है। या एक और माध्यम होता है कैल्साइट। कैल्साइट जो होता है उसमें भी अगर प्रकाश पार करता है तो वो क्या कहलाता है, विषमांगी माध्यम। ठीक है, समझ में आया। कहीं कोई दिक्कत किसी को, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वीडियो को रोक करके समझ लेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन क्या कहलाता है, अब देखते हैं प्रकाश का परावर्तन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। अब प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है, परावर्तन होता कहाँ है, तो जब किसी परावर्तक सतह जैसे शीशा है, चमकीला जो जगह है, उस पर से जब प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह फिर रिटर्न होती है, उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब किसी परावर्तक सतह पर से टकराकर फिर उसी माध्यम में
प्रकाश की किरणों का चली जाती है, प्रकाश का किरणों का जाना ही प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। जब तक किसी वस्तु पर पड़ करके प्रकाश की किरणें और हमारी आंखों तक नहीं आती है तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। चलिए, तो प्रकाश का परावर्तन क्लियर हो गया। इसके बाद अपवर्तन। अपवर्तन जब एक माध्यम से, प्रकाश की किरणों का जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने की घटना ही अपवर्तन कहलाती है। जैसे निर्वात से या हवा से, हवा वाले माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही है, फिर उसके बाद वो जाकर पानी में प्रवेश कर गई, तो यहाँ पर मुड़ाव होता है, कुछ झुकाव होता है, तो वैसा झुकाव ही क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। परावर्तन में परावर्तक सतह से प्रकाश की किरणें क्या होती है? टकरा करके और फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है, उसी माध्यम में चली जाती है। लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता। अपवर्तन में प्रकाश की किरणें जब एक माध्यम से इंटर करती है तो दूसरे माध्यम में घुस करके निकलती है, वहां पर उसका दिशा में थोड़ा सा भटकाव हो जाता है, तब वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। ठीक है। इसके बाद एक तीसरी घटना है विवर्तन, डिफ्रैक्शन। ये बाद में चल करके ये घटना पता चला विवर्तन का। विवर्तन जिसे डिफ्रैक्शन बोलते हैं, इंग्लिश में डिफ्रैक्शन बोलते हैं। यह जब प्रकाश की किरणें आती है, प्रकाश के किरणों के गमन की दिशा में जब अत्यंत छोटी वस्तु, बहुत छोटी वस्तु को जब प्रकाश के गमन की दिशा में जब अत्यंत छोटी वस्तु को रख दिया जाता है, अपारदर्शक वस्तु को रख दिया जाता है, तो प्रकाश की किरणों का इसके किनारों पर मुड़ने की घटना ही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। अपवर्तन हो गया कि इस पर पड़ करके और रिटर्न हो जाना, दूसरी तरफ रिटर्न हो जाना, इस साइड को चले जाना, लेकिन ये परावर्तन है। दूसरा अपवर्तन, अपवर्तन की इसमें सरल माध्यम से हार्ड माध्यम में या हार्ड माध्यम से सरल माध्यम में घुस करके फिर निकलने की घटना क्या कहलाती है? अपवर्तन कहलाती है। विवर्तन कहलाती है कि प्रकाश की किरणों का किसी अपारदर्शक वस्तु पर पड़कर उसके किनारों पर, जैसे यहाँ पर पड़ा और किनारों पर मुड़ गया, जो इस साइड में पड़ा वो इधर से मुड़ करके फिर जाकर के आगे की तरफ मिल जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। तो ये आपने समझा। इसके बाद अब देखेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या कहलाता है। अब परावर्तन कैसे होता है, परावर्तन का नियम क्या है, चलिए आगे देखते हैं। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? परावर्तन ये दो तरह का होता है। प्रकाश का परावर्तन दो तरह का होता है, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और अनियमित परावर्तन को बोलते हैं इरेगुलर परावर्तन ऑफ प्रकाश का, इरेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब देखते हैं यहां प्रकाश का परावर्तन, नियमित परावर्तन क्या है? तो जब परावर्तक सतह समतल हो तो उस पे परावर्तन जो होता है वो नियमित होता है, लेकिन जब परावर्तक सतह इरेगुलर हो, अनियमित हो, रुखड़ा हो, तो उसमें प्रकाश की किरणें कुछ इस तरह से आती है। जैसे ये किरण यहां से आपतित होती है इस ऊंचे वाले स्थान पे, तो इस साइड को चली गई, इस साइड से जो परावर्तित हुई वो इस साइड को चली गई, ऐसे जो परावर्तित आपतित हुई वो सीधी चली गई। तो इस तरह से इरेगुलर या जो समतल नहीं है जगह, उस पर अगर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वहां पर अनियमित परावर्तन होता है। इसके बाद समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन।
अब प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है इसको देखेंगे। आपतित किरण, जब परावर्तक सतह पर कोई किरण पड़ती है, जब परावर्तक सतह पर कोई किरण आकर पड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण जैसे देख रहे हैं यहां पर ये आई किरण आकर यहां पर पड़ती है तो इसे बोलते हैं आपतित किरण। इंसिडेंट रेज, उसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। आपतित किरण, जब किसी प्रकाश की कोई किरण आकर परावर्तक सतह पर पड़ती है तो उसे आपतित किरण कहते हैं। दूसरा, परावर्तित किरण, जब परावर्तक सतह से टकराकर, परावर्तक सतह से टकराकर फिर उसी माध्यम में प्रकाश की किरण चली जाती है तो क्या कहलाता है? परावर्तित किरण। वही किरण परावर्तित किरण कहलाती है। और अभिलंब, अभिलंब आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु किसे कहते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंट। आपतन बिंदु वैसा बिंदु जहां पर आपतित किरण या परावर्तक सतह पे, वैसा बिंदु जहां पर आपतित किरण आकर पड़ती है वह बिंदु आपतन बिंदु कहलाता है। अभिलंब नॉर्मल, दर्पण के आपतन बिंदु पर डाला गया लंब ही अभिलंब कहलाता है। इसे इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं। इसके बाद आपतन कोण। आपतन का कोण, आपतित किरण, यहां देखकर समझ जाएंगे बिल्कुल। आपतित किरण और ये अभिलंब, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, ये कोण आपतन का कोण कहलाता है। आपतन का कोण कहलाता है। इसे आई से स्मॉल आई से, छोटे आई से इसे सूचित करते हैं। दूसरा, परावर्तन कोण। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन का कोण कहलाता है। इसे आर से सूचित करते हैं। छोटे आर से सूचित करते हैं, स्मॉल आर से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। आपतन का कोण को आर से, आपतन के कोण को आई से और परावर्तन के कोण को आर से सूचित करते हैं। आपतन का कोण आपतित किरण और अभिलंब के बीच देखेंगे। आपतन का कोण किसे कहते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच आपतन बिंदु पर बना कोण आपतन का कोण कहलाता है। इसे छोटे आई से सूचित किया जाता है। परावर्तन कोण, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसे इंग्लिश में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच आपतन बिंदु पर बना कोण परावर्तन का कोण कहलाता है। इसे छोटे आर से, स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? अगर दिक्कत हो तो आप वीडियो में पॉज करके या इसे जूम करके भी देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके उसे जूम करके आप सारे डेफिनेशन को लिख सकते हैं, परिभाषा को लिख लीजिएगा। ठीक है। इस है परावर्तन का नियम। परावर्तन के दो नियम होते हैं, जिसे प्रथम नियम और दूसरा नियम बोलते हैं। परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फर्स्ट लॉ क्या है? तो आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, यही चीजें हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम है आपतित किरण, यह आपतित किरण है। दूसरा परावर्तित किरण और तीसरा
अभिलंब, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम है, दूसरा नियम सेकंड लॉ, आपतन का कोण, आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है। आपतन का कोण परावर्तन के कोण के बराबर होता है, दोनों ही कोण बराबर होते हैं। आपतन के कोण को I से सूचित किया जाता है और परावर्तन के कोण को R से सूचित किया जाता है, और दोनों ही कोण बराबर होते हैं, इसलिए I इज इक्वल टू R, I इज इक्वल टू R, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, कोण I इज इक्वल टू कोण R। ठीक है, समझ में आ गया परावर्तन का पूरा नियम। तो चलिए अब आगे दर्पण का टोटल, दर्पण कौन सा, गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण में क्या क्या होता है, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, ये सारा दर्पण जो है मैं आगे पढ़ाऊंगा। दर्पण का नियम होता है, दर्पण से उसमें प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल प्लीज़ बिल्कुल इसको सब्सक्राइब कर लें। दूसरा, जहाँ पर परिभाषा डेफिनेशन मैंने जो भी पढ़ाया है समझ में नहीं आ रहा है तो उसे वीडियो को जूम करके और वो सारी चीज़ें स्लाइड करके, जूम करके और स्लाइड करके देख सकते हैं। ठीक है, बाय बाय।